Hello everyone, welcome to our channel UPPCS Resolve. My name is Prankul. So in this part, we will study tips and techniques related to contradiction. So UPPCS में contradiction वाला logical guessing कैसे लगती है? This is my favorite technique. We will discuss the question on it. Before that, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, please remember knowledge is very important. ये ट्रिक्स तब वर्क करेंगी जब आपका नॉलेज सॉर्टेड है. सो ये नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकती, सिर्फ नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं. सो आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये ट्रिक्स लगेंगी. सो प्लीज रिमेंबर दिस. सेकंड थिंग, ये ट्रिक्स हमेशा 100% वर्क नहीं करती हैं. रिमेंबर, ये ट्रिक्स 70 to 80% विल वर्क. 100% वर्क नहीं करती, ब्लाइंडली मत लिखना. सो अराउंड 70 to 80% लगेंगी. इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं करना. यू जस्ट हैव टू पास द कट ऑफ. सो कट ऑफ पास करने के लिए ये ट्रिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज, काफी ओवर स्मार्ट लोग ये बोलते हैं कि ये ट्रिक्स नहीं लगानी चाहिए, इसकी वजह से नहीं होता. प्लीज रिमेंबर, आप में से आई नो 95% से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देकर फेल हो चुके हैं, सोनली बेस्ड ऑन नॉलेज. सिर्फ नॉलेज का यूज करके आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हुआ प्रीलिम्स. सो आइंस्टाइन का बहुत एक फेमस कोट है कि अगर आप एक चीज बार बार करो और अगर उससे रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो सेम चीज बार बार करने से, तो वो फूलिशनेस है. सो आपने नॉलेज लगाकर, सिर्फ नॉलेज लगाकर आपने ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ. मैंने नॉलेज के साथ साथ लॉजिकल गेसिंग भी लगाई, जो बहुत जरूरी है. लॉजिकल गेसिंग प्लस नॉलेज दोनों को आप लगाएंगे तो आपका 100% होगा. सो आप अपनी बात सुनिए, ये मैंने सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकाले हैं. लास्ट 5 ईयर्स में ही 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक टेक्निक से हो रहे हैं. तो इमेजिन सारी टेक्निक से अगर कुछ काफी क्वेश्चन होंगे तो आपके ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 इजीली लॉजिकल गेसिंग ट्रिक लगाकर हो सकते हैं. तो कट ऑफ क्लियर हो सकती है, बट कीप योर नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग, तभी ये वर्क करेगा. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो इंडिया की रैंक है वो 130 से लेके 130 से 132 हुई है, तो क्या ये अपग्रेड है? एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सेम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 130 से 132 है. दोनों में बोला है कि 130 से 132 है, बट एक में बोला है ये अपग्रेड कहते हैं, इसको हम अपग्रेड बोलेंगे, और एक में बोल रहा है स्लिप हो गई है. 130 से 132 हो ना, स्लिप हो गई. तो क्या ये अपग्रेड है या स्लिप है? रिमेंबर, आप हंगर रिपोर्ट, जितने भी आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, हैप्पीनेस रिपोर्ट, हंगर रिपोर्ट, अधिकतर काफी रिपोर्ट्स में अगर रैंक 130 से 132 ऊपर जाती है, इसका क्या मतलब होता है? वो स्लिप हुई है. इंप्रूव का मतलब नहीं होता, इट मींस स्लिप हुई है. सो ओनली 2 विल बी करेक्ट. मैं दोबारा बोल रहा हूं, अधिकतर जो रिपोर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जिसमें रैंक 130 से ऊपर जाती है, रैंक 130 132 ऐसे रैंक जाती है, तो इसका मतलब है रैंक स्लिप हुई है. अगर जैसे इंडिया पर कुछ कुछ जगह, जैसे इंडिया की जीडीपी, भाई जीडीपी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ है, तो जितना कम रैंक होती जाएगी फर्स्ट, तो उतना अच्छा है जीडीपी वाइज. बट मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में हंगर हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, हैप्पीनेस हुई, इन रिपोर्ट्स में जितनी रैंक ऊपर जाती है 130 132 134, उतनी रैंक स्लिप होती जाएगी, खराब होती जाएगी. सो आंसर इज स्लिप. 130 से 132 होना है स्लिप, नॉट अपग्रेड. अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, इट इज स्लिप. तो याद रखना. नेक्स्ट, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग गई कि दोनों में से कोई भी एक सही होगा. कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक का मतलब क्या है कि दो जगह अगर ऑपोजिट स्टेटमेंट है सेम टॉपिक पे, तो उसमें से कोई भी एक सही होगा. काफी जगह ये लग रही है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको बताना है फार्म सब्सिडी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है. पहला स्टेटमेंट दे रखा है जो इनपुट सब्सिडी होती है, जैसे फर्टिलाइजर, वो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है. अब डायरेक्ट सब्सिडी एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है. डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली पैसा आपको मिल रहा है, डायरेक्टली कैश और ट्रांसफर आपको मिल रहा है डायरेक्टली. इसमें इनडायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिलता है. इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है? इनडायरेक्ट डिस्काउंट. जब आप दुकान पे फर्टिलाइजर लेने जाते हो एज अ फार्मर, तो फार्मर को डायरेक्टली गवर्नमेंट पैसा नहीं देती. जो उसका यूरिया का बैग होता है उसमें डिस्काउंट मिलता है फार्मर्स को, तो वो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा, पर आपको जो प्रोडक्ट है आपका फर्टिलाइजर है वो सस्ते रेट में मिल रहा है. पर गवर्नमेंट की कुछ कुछ स्कीम है, जैसे किसान सम्मान निधि, जिसमें गवर्नमेंट पर एकड़ 5,000 रुपए देती है, किसान पीएम किसान सम्मान निधि. तो वो डायरेक्ट है, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, तो वो डायरेक्ट का एग्जांपल हुआ. आई होप ये समझ आ गया. इनडायरेक्ट कि आपको गवर्नमेंट डिस्काउंट करके वो प्रोडक्ट दे रही है, और डायरेक्ट यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जा रहा है. तो 2 टाइप की सब्सिडी होती है. पहला है कि जो फर्टिलाइजर है, क्या वो इनडायरेक्ट सब्सिडी है? सही है. अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहां गया? इसमें बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है इनडायरेक्ट में, विच इज करेक्ट. पर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो. तीसरे में बोल रखा है कि जो WTO के अंदर ये दे रखा है कि डायरेक्ट फार्म सब्सिडी अलाउड है, बट इनडायरेक्ट सब्सिडी अलाउड नहीं है. प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडी. क्या WTO ने बोला कि इनडायरेक्ट सब्सिडी अलाउड नहीं? अगर WTO ने इनडायरेक्ट सब्सिडी अलाउ मना कर रखा है, तो इंडिया वो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कैसे दे रहा है? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ऑपोजिट बात हो गई. तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. हमें पता है फर्टिलाइजर पे इनडायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है. सो स्टेटमेंट 3 आप रॉन्ग कर सकते हो. जब स्टेटमेंट 3 आप रॉन्ग करोगे तो C हट जाएगा, B हट जाएगा. अब क्या बचेगा? 1 and 4 एंड 1 and 2. अब देखते हैं कौन सा वाला सही है कि 1 के साथ
4 वाला सही है या 2 वाला सही है? अब 2 में क्या दे रखा है? रिडक्शन इन पावर इरिगेशन बिल ऑफर टू फार्मर कम अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। चौथा, ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉल अंडर इनडायरेक्ट सब्सिडी। पर हमने पता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट भी देती है, इनडायरेक्ट भी देती है। पीएम किसान सम्मान निधि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ रहा है तो वो क्या डायरेक्ट है। तो ये गलत है कि सारी जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है वो 2 टाइप की होती है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये 4 वाला गलत किया, आंसर विल बी डी, 1 and 2 ओनली। सो आंसर विल बी डी, रिमेंबर इट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो देखो करेक्ट है इनकरेक्ट। इसमें पूछे करेक्ट, आपको मार्क करना है कि कौन सा करेक्ट है। अभी हम इसमें देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, इंडिया के मिडिल से पास हो रहा है, जिससे 2 में डिवाइड हो जाता है इंडिया। टॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास होता है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। पर हमें पता है इंडिया टेम्परेट ट्रॉपिक दोनों में आता है। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन 2 पार्ट्स, कि इंडिया पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसमें ओनली 1 पार्ट। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, एक चीज के ऊपर 2 अलग अलग बातें हुई। कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक क्या है कि एक चीज के ऊपर दोनों बातें लिख दी जाए, तो 3 और 4 ऑप्शन ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। उनमें से कोई भी एक बात सही होगी, ठीक है, याद रखना, उनमें से कोई भी एक बात सही होगी अगर एक टॉपिक के ऊपर 2 अलग अलग बातें तो ये कैंसर के ऊपर, इंडिया के ऊपर, ये 2 अलग अलग बातें हैं। इसमें बोल रहा है 2 पार्ट में डिवाइड, इसमें बोल रहा है एक ही में आ जाएगा। तो हमें पता है एक में नहीं आता, इंडिया ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन दोनों में टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है, एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम गलत करते हैं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो आंसर हमारा सीधे आ गया ए, 2 and 3 ओनली। बस हमने ये देखा, आप बस क्वेश्चन पढ़ के फाइंड आउट करो क्या एक ही टॉपिक के ऊपर 2 अलग अलग बातें ऐसे दी गई है। हाँ, इसमें दी गई है, एक में वो 2 पार्ट, एक में 1 पार्ट। तो इनमें से एक गलत हमने पहचान लिया कि ये वाला गलत है, एनसीईआरटी में पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट में करता है, ट्रॉपिक टेम्परेट 2 पार्ट में इंडिया डिवाइड हो जाता है। थर्ड सही है, थर्ड किस में सही है? ए और सी में सही है, और फोर्थ गलत है। आंसर आ गया ए, 2 and 3 ओनली। इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट लेटेराइट सॉइल के ऊपर करेक्ट है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज, ये सॉइल उस एरियाज में होती है जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। ये तो अच्छी कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ये तो गलत हो गया, जहां इतना अच्छा रेनफॉल हो रहा है, इतनी अच्छी टेम्परेचर हो रही है, ये तो ऑपोजिट बात हो गई ना। यहाँ तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया ये, और इसी के ऊपर नेगेटिव हो गया। सो दीज आर दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें एक ही स्टेटमेंट लेटराइट सॉइल के ऊपर। तो इनमें से कोई भी एक करेक्ट होगा। सो आपको पॉजिटिव वाला ये वाला करेक्ट करना है। आंसर विल बी ओनली 1। तो ये गलत दे रखा है, पुअर नहीं, लेटराइट सॉइल को रेड सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड में बहुत ज्यादा रिच होती है। ये बेसिक क्वेश्चन है। सो हमें पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, एक ही बात के ऊपर 2 अलग अलग बातें हो रही हैं। तो आंसर इज 1 ओनली। तो ये इजी है। नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी बात सही है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है ये प्रेजेंट करते हैं एनुअल डेवलपमेंटल गोल रिपोर्ट, एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, ठीक है। इसमें कीवर्ड है एनुअल सस्टेनेबल। अब दूसरे स्टेटमेंट में यही चीज बोल दी गई है कि ग्लोबल सस्टेनेबल जो रिपोर्ट है ये क्वाड्रिलिनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, जो वंस इन एवरी क्वार्टर होती है। अब इधर बोला है वंस इन एवरी क्वार्टर, और सेम रिपोर्ट के ऊपर बोल रहा है एनुअल। तो एक रिपोर्ट के अंदर 2 अलग अलग बातें बोल रही हैं, दोनों करेक्ट तो नहीं हो सकती ना। तो दिस इज रॉन्ग, मतलब सॉरी, क्वार्टर वाला इज रॉन्ग, एनुअल सस्टेनेबल रिपोर्ट इज सही। आंसर इज 1 ओनली। सो कॉन्ट्रडिक्शन की ट्रिक क्या है, दोबारा बता दूं। अगर एक ही बात के ऊपर 2 बातें हैं, उनमें से दोनों सही तो नहीं हो सकता ना। जैसे झांसी की रानी थी, उन्होंने 1987 की लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी, 2 स्टेटमेंट आ गए, तो उसमें एक ही तो सही होगा ना कि या तो लड़ी थी या तो नहीं लड़ी थी, अगर एक ही स्टेटमेंट उसमें सही है। सो सिमिलरली अगर एक चीज के ऊपर 2 बातें आ जाए तो उनमें से लॉजिकली एक ही सही होगा। सो आंसर इज 1 ओनली। आई होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक, ये 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिर्फ 5 PYQ में इतने सारी टेक्निक लग रही है, इतने सारे क्वेश्चन में। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड कर देता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, फिर इलेक्ट होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ काम किया, बट बाद में पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन गलत हुआ है। तो क्या द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका मना कर दिया, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो भी काम करे हैं, क्या उसको हम वैलिड मानेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है कि द एक्ट्स डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट अप टिल सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। तो दोनों सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोलेंगे। इसमें वैलिड बोला है, इसमें नॉट कंसीडर्ड वैलिड बोला है। कोई भी एक सही होगा ना। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे 1857 में झांसी की रानी
ब्रिटिशर के अगेंस्ट थी एक स्टेटमेंट बोला, एक स्टेटमेंट बोला नहीं थी, तो एक ही तो सही होगा ना एक टॉपिक में। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट, सेम क्वेश्चन है, सेम थीम है, सेम चीज पूछ रहा है, एक में वैलिड पूछ रहा है, एक में इनवैलिड, एक ही सही होगा, बहुत सही नहीं होंगे, नाइदर बहुत रेयरली करेक्ट होता है। तो या तो ओनली वन बताओ या ओनली टू। हमें पता है, हमने पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जब तक करते हैं उनका वैलिड माना जाता है, जब तक वो ऑफिस में उन्होंने जो भी काम करा है उसको हम वैलिड कंसीडर करते हैं। आंसर विल बी ओनली वन, ये ओनली वन वाला सही है। सिमिलरली प्रेसिडेंट का भी यही है कि जब तक वो ऑफिस में होते हैं, जब भी वो काम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो उनका इलेक्शन अनडिक्लेयर भी हो गया तो उसको वैलिड माना जाता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि असर्शन रीजन वाला है। अब इसमें हम चेक करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल ये जरूरी है एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। पहला स्टेटमेंट बोला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट। सेकंड, अब उसी पॉपुलेशन वाले टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे ये बोल रहा है, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का बैलेंस मेंटेन होता है। अब इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हमें करना चाहिए, पहला बोल रहा है कि कंट्रोल करना चाहिए, पॉजिटिव बात बोल रहा है। दूसरी चीज बोल रहा है कि रैपिड राइज इन पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एनवायरमेंट मेंटेन हो जाता है। अब एक चीज तो सही होगी ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए तब एनवायरमेंट सही होगा, या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसको इंक्रीज होने दो तब एनवायरमेंटल बैलेंस होगा। तो आप बताओ क्या होना चाहिए, कि पॉपुलेशन इंक्रीज करे तब एनवायरमेंट बैलेंस होगा, या पॉपुलेशन जब मेंटेन रहेगा, जब कंट्रोल रहेगा तब एनवायरमेंट में बैलेंस होगा। आंसर विल बी पॉपुलेशन जब कंट्रोल रहेगा तब एनवायरमेंट में बैलेंस रहेगा। सो ये एक टॉपिक के ऊपर दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं। एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल का फायदा बताया है, दिस इज बेनिफिट पॉजिटिव, इधर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन से इसमें बोला कि एनवायरमेंट बैलेंस रहेगा, दिस इज रॉन्ग थिंग कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एनवायरमेंट बैलेंस नहीं होता है। आंसर विल बी डी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, इसमें क्या बोला है, असर्शन रीजन के दो स्टेटमेंट है। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे है, ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट नहीं, फ्लेक्सिबल। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी होती है वो डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई से, और फॉरेन करेंसी की जो डिमांड सप्लाई है मार्केट फोर्सेस पे, उससे कंट्रोल होगी, उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो डिमांड और सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, क्या वो सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है? अब ये तो उल्टी बात हो गई, इधर हम मार्केट फोर्सेस की बात करें कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं फॉरेन करेंसी की सप्लाई, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब इधर सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, तो उल्टी बात हो गई ना, सेम चीज के ऊपर ऑपोजिट, कोई भी एक ही सही होगा। तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब मार्केट फोर्सेस का वर्क होना चाहिए, सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, ये कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। इसलिए आंसर इज डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो कॉमन सेंस से कॉन्ट्रडिक्शन वाली लॉजिक ट्रिक लगाकर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे आपको बताना है कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था जब ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया था, जब इकोनॉमी इशू फेस कर रही है, ग्लोबल सप्लाई इशू हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी। अब इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, इकोनॉमी डाउनटर्न फेस कर रही है, इकोनॉमी में इशू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इंक्रीज टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट, क्या गवर्नमेंट को सब पे टैक्स लगा देना चाहिए? क्या जो कस्टमर है उन पे पैसे का वो बर्डन बढ़ाना चाहिए? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। अब ये दोनों सेम बातें हो गई, फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट दोनों में आ रहा है, पर एक में इंक्रीज टैक्स दे रहा है, एक में रिड्यूस टैक्स दे रहा है। मैंने आपको बताया था अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट है एक ही बात पे बट कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनमें से कोई भी एक सही होगा। सो आप बताओ क्या सही होना चाहिए कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन इशू हो रहा है, दुनिया में इकोनॉमी में इशू हो रहा है, तो गवर्नमेंट कस्टमर पे टैक्स का बर्डन बढ़ाएगी, कम करेगी? आंसर विल बी कम करेगी, जैसे अभी जीएसटी में गवर्नमेंट ने कम किया है। सो आंसर विल बी रिड्यूसिंग द टैक्स। सो ओनली ए, ओनली 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट डज द टर्म क्रॉप यील्ड रेफर टू? क्रॉप यील्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्ट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। अब इसमें दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्शन। अब एक ही तो सही होगा, क्रॉप यील्ड की डेफिनेशन या तो टोटल प्रोडक्शन होगी या फिर पर यूनिट एरिया होगा। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, ये तो सेम टॉपिक के ऊपर दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोली गई हैं कि या तो टोटल सही है या पर यूनिट सही है, कोई भी एक सही है ना। अब जो क्रॉप यील्ड है ये एब्सोल्यूट प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन इज एब्सोल्यूट क्रॉप यील्ड, पर ये क्रॉप एब्सोल्यूट प्रोडक्शन, बट क्रॉप यील्ड का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया। इसलिए सी विल बी करेक्ट, ओनली वन विल बी करेक्ट। तो सेम टॉपिक पे अगर दो स्टेटमेंट है उल्टे ऑपोजिट, तो कोई भी एक स्टेटमेंट सही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला है कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल गैस एमिशन से रिलेटेड, उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है कि ग्रेजुअल और लिमिटेड रिडक्शन होना चाहिए, आर एनएफ, कि ग्रेजुअल और लिमिटेड, थोड़ा ही कम करो, हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डीप रैपिड और सस्टेन्ड रिडक्शन नेसेसरी होना चाहिए, कि डीप रैपिड थोड़ा फास्टर और ज्यादा रिडक्शन करना चाहिए हमें अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ये सेम टॉपिक पे दो अलग अलग बातें हुई
कि हमें रिडक्शन फास्ट करना चाहिए, ग्रेजुअल करना चाहिए, या फिर सस्टेन लगातार हमें डीप रैपिड फास्टर करना चाहिए। अब एक टॉपिक पे दो बातें हो गई। अब मैंने बताया था एक टॉपिक पे दो बातें, तो लॉजिक गेस करो, एक ही सही होगा। सो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस को हमें जल्दी से ग्रेजुअल हमें धीरे 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 कम करना चाहिए, या बहुत इमरजेंसी का कंसर्न है हमें फास्टर कम करना चाहिए? बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, बहुत जल्दी अर्थ वार्म हो रहा है, तो हमें डीप रैपिड और सस्टेन लगातार हमें रिडक्शन करने की जरूरत है। आंसर विल बी डी, ओनली टू। तो कॉमन सेंस लगा के हमने इजीली सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या बोल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में जुलाई से लेके सितंबर 2019 से लेके जुलाई टू सितंबर 2020 में क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट सेम रही है, इट रिमेन द सेम, या फिर इट इज डिक्लाइन। अब ये दो अलग अलग बातें हो गई कि या तो सेम मतलब डिक्लाइन होगी या इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती ना, सेम भी रहे और ये भी रहे। तो आपको बताना कौन सा वाला सही है। हमेशा याद रखना कि ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जनरली मतलब पास्ट ईयर से हमेशा हम फ्यूचर में इंप्रूव करते हैं, मोस्टली हम इंप्रूव करते हैं, और स्पेशली जो गवर्नमेंट का डेटा होता है। अब ये गवर्नमेंट पेपर बना रही है, तो गवर्नमेंट अपने पेपर में लॉजिकली ये तो नहीं बताएगी कि हमने टाइम के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। कॉमन सेंस लगाओ कि क्या गवर्नमेंट अपने क्वेश्चन पेपर में ये पूछेगी कि टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी गवर्नमेंट बढ़ा रही है? ये तो नहीं पूछेगी ना। गवर्नमेंट तो यही पेपर में देगी, गवर्नमेंट पेपर सेट कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट टाइम के साथ साथ 2019 से लेकर 2020 तक गवर्नमेंट ने विकास करा है, देश का विकसित किया है, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुई है। कॉमन सेंस, जब दोनों में सेम टॉपिक पे स्टेटमेंट है, एक सही होना है, तो गवर्नमेंट पॉजिटिव चीजें पूछेगी अपनी इनिशिएटिव से रिलेटेड। आंसर विल बी 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स, यानी इट डिक्लाइन वाला करेक्ट है, सेम वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछे कि आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो कुंवर सिंह है, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट कैंपेन लड़ा था। दूसरा 1857 की बात की गई है, यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। दूसरा जो लॉर्ड डेलहाउसी थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के सन को रिकॉग्नाइज करा था। अब ये तो दो उल्टी बात हो गई ना, 1857 का टॉपिक है, अब कुंवर सिंह रिबेलियन लड़ रहे हैं, जितना भी 1857 का मूवमेंट हो रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो क्यों हो रहा है? अगर लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के सन को एक्सेप्ट कर लिया होता, रिकॉग्नाइज कर लिया होता, तो क्या ये रिबेलियन होता? क्या कुंवर सिंह को लड़ना पड़ता? नहीं लड़ना पड़ता ना। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने अडॉप्टेड सन को नहीं रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए वो इतनी फाइट हुई थी, इतनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। सो आंसर विल बी ओनली 1, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, इधर ब्रिटिश के अगेंस्ट भी है और ब्रिटिश ने सपोर्ट भी कर दिया रानी लक्ष्मीबाई के सन को, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों एक साथ हो गए, तो उल्टा हो गया ये इसमें गलत स्टेटमेंट है। आंसर विल बी ओनली 1। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कल दोबारा देयर विल बी अनदर इंटरेस्टिंग ट्रिक। आप प्लीज एक एक वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको इंटरलाइज कर पाओगे, तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक बार देखने से हमें लगता है एक बार देखकर हमें याद हो जाएगा, पर रिमेंबर याद नहीं होता है। अगर आपने एक एक वीडियो 3-4 बार देख रखी है, 100% आपको वो इंटरलाइज हो जाएगा, बिल्कुल अंदर तक बैठ जाएगा, दिल और दिमाग तक। पर वो कब होगा? जब आप बार बार देखोगे और प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए वो एक मॉक टेस्ट काफी स्टूडेंट्स का डाउट है, सर मॉक टेस्ट कितने हैं, कौन से मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे हैं? तो एक में अच्छा गुड आई एम मेकिंग सम गुड मॉक टेस्ट जिसमें सारे लॉजिकल गेसिंग वगैरह चीज लग जाए और जिनके चांसेस हैं यूपीपीसीएस में आने के, इट विल बी देयर। सो प्लीज वेट फॉर इट। हम एक चीज और, हम अभी ट्रिक बाय सॉल्व कर रहे हैं कि हर ट्रिक कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं, फिर फाइनली हम पेपर भी सॉल्व करेंगे, पूरा पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे कि पीवाईक्यू में हम पूरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं लाइव। इट विल बी देयर, सो प्लीज होल्ड ऑन। चलो, ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज कीप प्रिपेयरिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, इन द डिस्क्रिप्शन मेल भी मेरा अटैच है, नंबर भी है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। सो प्लीज यू कैन कनेक्ट टू मी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, द पीडीएफ विल बी शेयर देयर, टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।